हेलो एंड वेलकम टू निंजा प्रेप। दिस इज कपिल गोयल, योर एडुकेटर एंड मेंटर फॉर पीजी फिजिक्स। तो यूपी जीआईसी प्रीलिम्स का एग्जाम जो 14 जून को हुआ था उसका डिटेल्ड सॉल्यूशन मैं बना रहा हूं। और इस डिटेल्ड सॉल्यूशन में जितने भी सॉल्यूशंस हैं वो ऑथेंटिक बनाने की कोशिश की है। उनका जो सॉल्यूशन है वो प्रॉपरली आपको प्रोवाइड करने की कोशिश की है। हालांकि पेपर बहुत सिंपल सा था, वन लाइनर टाइप के क्वेश्चन थे। फिर भी आपको किसी क्वेश्चन में डाउट लगे, आपको ऐसा लगे कि यार इसका आंसर तो ये गलत है, तो आप कमेंट करके बता सकते हैं। साथ ही साथ आपके कितने मार्क्स आ रहे हैं वो आप जरूर बताइएगा। अच्छा, एक और चीज, काफी सारी सीरीज मैंने चलाई थी 300 इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस, और उसके अलावा जो प्रैक्टिस डेली प्रैक्टिस सेशन की सीरीज भी मैंने चलाई थी। तो उस सीरीज से आपको कितना बेनिफिट मिला है इस एग्जाम के लिए, खास करके प्रीलिम्स एग्जाम के लिए, उसमें कितने क्वेश्चन आपको देखने को मिले या कितने आपके कॉन्सेप्ट इंप्रूव हुए, वो जरूर बताइएगा। ताकि जब आप मेंस की प्रिपरेशन करेंगे तो उन चीज़ों को कंसीडर करते हुए उसमें इम्प्रोवाइजेशन किया जा सके, उस चीज़ को और बेहतर बनाया जा सके। और एक और बात, वीडियो को लाइक जरूर करना है और चैनल को सब्सक्राइब भी जरूर करना है। तो देखो भाई, क्वेश्चन नंबर फर्स्ट देखो। क्वेश्चन नंबर फर्स्ट में बोला है डिस्टेंस बिटवीन द नियरेस्ट नोड एंड एंटी नोड इन स्टेशनरी वेव। स्टेशनरी वेव के अंदर नियरेस्ट नोड और एंटी नोड के बीच के डिस्टेंस। मान लो ये एक स्टेशनरी वेव बना रहा हूं मैं, एक पल्स है ये स्टेशनरी वेव की। तो इसमें नोड कौन सा पॉइंट होगा? नोड जहां पर डिस्प्लेसमेंट 0 होगा। तो ये तो हो गया नोड, ये हो गया एंटी नोड जहां डिस्प्लेसमेंट मैक्सिमम होगा, और ये हो गया नोड। तो दो लगातार नोड्स के बीच की जो डिस्टेंस है वो होती है λ/2। ये नोड है, ये नोड है। इसी तरह से दो लगातार एंटी नोड्स के बीच की जो डिस्टेंस होती है वो होती है λ/2। और एक नोड और एक एंटी नोड के बीच की जो डिस्टेंस है वो λ/4 होती है। तो हमारे पास जो आंसर है वो λ/4 आ जाएगा, है ना। ये क्वेश्चन मैंने जो वेव ऑसिलेशन की वन शॉट लिया था उसमें भी कराया था। तो आंसर क्या आ जाएगा? बी आ जाएगा। नेक्स्ट है द टोटल एनर्जी ऑफ इलेक्ट्रॉन इन एन एटम। इलेक्ट्रॉन की टोटल एनर्जी इलेक्ट्रॉन की कितनी होगी? तो हमारे पास जो रिलेशन होता है कि जो काइनेटिक एनर्जी होती है इलेक्ट्रॉन की वो होती है -u/2। यू जो है वो पोटेंशियल एनर्जी है। अब टोटल एनर्जी होती है वो होती है काइनेटिक एनर्जी प्लस पोटेंशियल एनर्जी। तो अगर मैं यहाँ वैल्यू डाल दूँ तो ये आ जाएगा -u/2 प्लस यू। तो यहाँ से आ जाएगा u/2, यानी कि पोटेंशियल एनर्जी की हाफ होती है। ये 300 प्लस क्वेश्चन सीरीज जो ली थी मैंने, जो यूपी जीआईसी के लिए ली थी, उसमें कराया था एक क्वेश्चन, तो उसमें पीवाईक्यूज में था ये। इसी तरह से ये जो कंडेंसर वाला ये पीवाईक्यूज में था ये। तो जो क्वालिटी फैक्टर है, क्वालिटी फैक्टर की वैल्यू 1 का एक फॉर्मूला, बहुत सारे फॉर्मूला होते हैं इसके, उनमें से एक फॉर्मूला है 1/r इक्वल्स इनटू L/C अंडर रूट में। R की जो वैल्यू है वो 10 ओम दी हुई है, तो ये 10 ओम हो गया। और L की जो वैल्यू है वो 2 हेनरी है, और C की जो वैल्यू है 2 इंटू 10⁻⁻6 है। तो यहां से जब इसको सॉल्व करोगे, तो यहां से इसको सॉल्व करोगे तो ये 1/10 और ये आ जाएगा 10⁻6, बाहर निकलेगा 10⁻3 हो जाएगा, एक 10 से 10 कट जाएगा तो आंसर आ जाएगा 100। तो आंसर आ जाएगा 100। ये एचटेट के जो पीजीटी के जो पीवाईक्यूज मैंने कराए हुए हैं 2024 वाले 3 लेक्चर ही लिए, उनमें से एक क्वेश्चन है ये, है ना। तो मैंने आपको पहले भी बोला था कि जितने भी मैं पीवाईक्यूज वगैरह कराता रहता हूँ, ये कोई जरूरी नहीं है कि एचटेट का पीवाईक्यू आपसे नहीं पूछा जा सकता। तो जिन लोगों ने देखे होंगे वो डेफिनेटली उन्होंने कर दिए होंगे। वैसे तो ये बहुत सिंपल है, वैसे ही कर दिए होंगे आपने। अगला है विच ऑफ द फॉलोइंग इज द करेक्ट डेफिनेशन ऑफ यंग मॉड्यूलस। इनमें से कौन यंग मॉड्यूलस की करेक्ट डेफिनेशन है ना। तो हमारे पास जो यंग मॉड्यूलस है, तो सबसे पहले तो स्ट्रेस जो होता है, स्ट्रेस वो प्रोपोर्शनल होता है स्ट्रेन के। फिर यहां से जब एक ये प्रोपोर्शनलिटी का निशान हटता है तो एक कांस्टेंट आता है जिसको हम यंग मॉड्यूलस कहते हैं। और ये जो यंग मॉड्यूलस है वो बराबर हो जाता है किसके? स्ट्रेस अपॉन स्ट्रेन के। किसके इक्वल हो जाता है? स्ट्रेस अपॉन स्ट्रेन के। ये स्ट्रेस कंप्रेसिव स्ट्रेस भी हो सकता है, टेंसाइल स्ट्रेस भी हो सकता है। तो यहां पे हमारे पास जो आंसर है वो क्या आ जाएगा? वो आ जाएगा सी, टेंसाइल स्ट्रेस टू टेंसाइल स्ट्रेन। ठीक है, टेंसाइल स्ट्रेस टू टेंसाइल स्ट्रेन। नेक्स्ट है द फोर्स एक्सपीरियंस बाय द प्लेट ऑफ एरिया ए। कैपेसिटर की प्लेट है, तो कैपेसिटर की प्लेट जो है वो ऐसे होगी। तो कैपेसिटर की प्लेट के बीच में जो इलेक्ट्रिक फील्ड आएगा, इलेक्ट्रिक फील्ड वो आएगा σ/2 एप्सिलॉन नॉट। ये इलेक्ट्रिक फील्ड आ गया। अब जो फोर्स है वो किसके बराबर होगा? Q इंटू ई। तो यहां से अगर मैं वैल्यू डालूं तो Q और E की वैल्यू σ/2 एप्सिलॉन नॉट। अब सिग्मा जो है वो किसके बराबर होता है? Q/A। तो जो फोर्स है उसकी वैल्यू कितनी हो जाएगी? Q/A डालेंगे तो ये हो जाएगा Q²/2A एप्सिलॉन नॉट। तो आंसर हमारे पास क्या आ जाएगा? सी आ जाएगा। नेक्स्ट है फरियर सीरीज ऑफ स्क्वायर वेव फंक्शन। फरियर सीरीज जो है हमेशा वो ओल्ड हार्मोनिक्स के लिए होती है, जैसे कि साइन ओमेगा टी
फिर आ जाएगा 1/3 साइन 3 ओमेगा टी, फिर आ जाएगा 1/5 साइन 5 ओमेगा टी। तो फरियर सीरीज में ओड जो हार्मोनिक टर्म्स हैं वो होता है। अगला पूछा गया है अ वेव फंक्शन विच सेटिस्फाइड टाइम इंडिपेंडेंट श्रोडिंगर इक्वेशन। एक वेव फंक्शन है जो टाइम इंडिपेंडेंट श्रोडिंगर इक्वेशन को सेटिस्फाई करता है। तो प्रोबेबिलिटी ऑफ फाइंडिंग द पार्टिकल इन एनी रीजन इज ऑलवेज। तो हमारे पास जो वेव फंक्शन है, उस वेव फंक्शन को मैंने लिखा, जो वेव फंक्शन है वो टाइम और डिस्प्लेसमेंट दोनों का फंक्शन है, और उसको मैंने ऐसे लिखा साई एक्स और ई पावर माइनस आयोटा ई मतलब एनर्जी अपॉन टी अपॉन एच कट। अगर इसका मैं कॉम्प्लेक्स कंजुगेट लिखूं तो इसका कॉम्प्लेक्स कंजुगेट जो है वो क्या लिखा जाएगा, वो लिखा जाएगा साई एक्स, और ये क्या लिखा जाएगा, माइनस माइनस ये हो जाएगा प्लस, तो ई टी अपॉन एच कट। प्रोबेबिलिटी डेंसिटी जो हम निकालते हैं, प्रोबेबिलिटी डेंसिटी, तो प्रोबेबिलिटी डेंसिटी जो है वो क्या होगी, इन दोनों का मल्टीप्लिकेशन, साई और साई स्टार का। तो जब इन दोनों का मल्टीप्लिकेशन करेंगे तो ये बनेगा साई एक्स स्क्वायर, क्योंकि ये दोनों एक दूसरे को कैंसिल कर देंगे। तो हमारे पास जो आंसर आ जाएगा वो क्या आ जाएगा, इंडिपेंडेंट ऑफ टाइम, क्योंकि ये जो टाइम वाला टर्म है वो कैंसिल हो गया। तो आंसर हमारे पास क्या आ जाएगा, सी आ जाएगा। नेक्स्ट है इन एलसीआर सर्किट व्हाट इज द टोटल इंपेडेंस एट द रेजोनेंस कंडीशन। रेजोनेंस की कंडीशन में टोटल इंपेडेंस क्या होगा। इंपेडेंस जो है उसका फॉर्मूला होता है हमारे पास आर स्क्वायर इक्वल्स टू एक्स एल प्लस एक्स एल और माइनस एक्सी का होल स्क्वायर। ये इंपेडेंस का, टोटल इंपेडेंस का फॉर्मूला है। रेजोनेंस की कंडीशन में अगर हम बात करें रेजोनेंस, तो रेजोनेंस में क्या होगा, एक्स एल इक्वल्स टू एक्स ही हो जाएगा। तो यहां से जेड जो है वो किसके बराबर हो जाएगा, आर के, यानी कि प्योर रेजिस्टिव सर्किट बन जाएगा। तो आंसर अपने पास क्या आ जाएगा, ए आ जाएगा। नेक्स्ट है द वॉल्यूम ऑफ गैस एट 1 एटमॉस्फेरिक प्रेशर। प्रेशर जो है वो दिया है 1 एटमॉस्फेरिक, है ना। तो 1 एटमॉस्फेरिक प्रेशर मतलब इसकी वैल्यू हो गई कितनी होगी, 1 इंटू 10⁵ न्यूटन पर मीटर स्क्वायर, क्योंकि 1 बार हो जाएगा। तो इसको आप क्या लिख लोगे, यहाँ पर गिवन भी है वैसे तो आप इसको लिख लोगे 1 इंटू 10⁵। इसको आप क्या लिख लोगे, 1 इंटू 10⁵। ये आपने इसकी वैल्यू लिख ली। उसके बाद आपको डेल्टा वी चाहिए। डेल्टा वी आप कैसे निकालोगे, आपको 2.2 लीटर से 2.6 लीटर ले जा रहे हैं, तो ये V2 माइनस V1, तो ये हो जाएगा 2.6 माइनस 2.5, तो ये बचेगा 0.1 लीटर। लीटर को आप मीटर क्यूब में बदलोगे तो ये हो जाएगा 10⁻³ कितना हो जाएगा, 10⁻³ ये हमारे पास वैल्यू आ जाएगी। 2.6 2.2 है, सॉरी 2.2 है, तो ये 4 आ जाएगा। ये कितना आ जाएगा, 0.4। तो यहां से आप पहले वर्क डन निकालो, तो वर्क डन कितना हो जाएगा, P डेल्टा वी, तो ये हो जाएगा 1 इंटू 10⁵ इंटू 0.4 इंटू 10⁻³ तो इसको जब हम सिंप्लीफाई करेंगे तो कितना बनेगा, 5 में से 3 गया 2 और 0.4, तो ये बन जाएगा 40 जूल। तो यहां से वर्क डन की जो वैल्यू है वो 40 जूल हो जाएगी। चेंज इन इंटरनल एनर्जी हमें निकालना है, तो चेंज इन इंटरनल एनर्जी कैसे निकालेंगे, डेल क्यू इक्वल्स टू होता है डेल्टा यू प्लस डेल डब्ल्यू। तो जो व्हेन 250 जूल हीट इज गिवन, तो हीट इज गिवन है, हीट इज गिवन को हम लेते हैं पॉजिटिव, तो हमारे पास ये जो वैल्यू है बनेगी 250, ये बनेगा डेल्टा यू और प्लस डेल्टा डब्ल्यू की वैल्यू आ गई 40, तो यहां से डेल्टा यू जो है उसकी वैल्यू हो जाएगी 210। तो हमारे पास जो आंसर है कितना आ जाएगा, 210 जूल आ जाएगा। अगला क्वेश्चन है विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट अजम्पशन इन डराइविंग पाउजिली इक्वेशन। देखो पाउजिली इक्वेशन जो है वो ये कहती है कि पाई पी या डेल्टा पी भी आप लिख सकते हो r⁴ अपॉन 8 ईटा एल। अब जो पाउजिली इक्वेशन है इसके अंदर विस्कोसिटी की वैल्यू आ रही है, ये क्या है, विस्कोसिटी कॉफिशिएंट है। तो ये विस्कोसिटी कॉफिशिएंट है। अगर विस्कोसिटी को मैंने 0 कर दिया यहाँ पर, तो ये 0 कर दिया तो जो रेट ऑफ फ्लो है ये इनफाइनाइट हो जाएगी। तो इसका मतलब ये वाला ऑप्शन जो है मेरे पास क्या हो गया, गलत हो गया। तो ये अजम्पशन नहीं है, तो ये जो ए ऑप्शन है ये क्या हो जाएगा, गलत हो जाएगा। ठीक है, ए ऑप्शन जो है वो गलत हो जाएगा। नेक्स्ट, इन सेमीकंडक्टर करंट कंडक्शन इज ड्यू टू। सेमीकंडक्टर के करंट के अंदर जो करंट का फ्लो है वो होल्स और जो इलेक्ट्रॉन्स है दोनों की वजह से होता है। फिर अगला पूछा है द रेशियो ऑफ ऑर्बिटल वेलोसिटी ऑफ एन इलेक्ट्रॉन इन फर्स्ट एंड सेकंड ऑर्बिट ऑफ हाइड्रोजन एटम। तो वेलोसिटी जो है वो प्रोपोर्शनल होती है Z/n। एग्जैक्टली हम लिखते हैं C, एग्जैक्टली हम ये लिखते हैं C/137 Z/n। तो हाइड्रोजन एटम के लिए बात चल रही है, तो यहां से V1 रेशो V2
ये बराबर हो जाएगा 1/n1 रेशो 1/n2। अब एक फर्स्ट है और एक सेकंड है, तो यहां से आ जाएगा 1/1/2। तो आंसर हमारे पास क्या आ जाएगा 2/1। फिर है नेक्स्ट, ऑन रेजिंग द टेम्परेचर ऑफ प्योर सेमीकंडक्टर। प्योर सेमीकंडक्टर का मतलब है इंट्रिंसिक सेमीकंडक्टर। इंट्रिंसिक सेमीकंडक्टर, इंट्रिंसिक सेमीकंडक्टर रूम टेम्परेचर के ऊपर किसकी तरह बिहेव करता है, इंसुलेटर की तरह बिहेव करता है। इंट्रिंसिक सेमीकंडक्टर रूम टेम्परेचर के ऊपर इंसुलेटर की तरह बिहेव करता है। तो यदि हम टेम्परेचर को इंक्रीज करेंगे, तो टेम्परेचर को इंक्रीज करेंगे तो मोर इलेक्ट्रॉन होल पेयर जनरेट होंगे, तो जो पेयर जनरेशन है वो क्या होगा, बढ़ेगा। तो यहां से पेयर जनरेशन जो है वो इंक्रीज होगा। पेयर जनरेशन इंक्रीज होगा तो कंडक्टिविटी क्या होगी, इंक्रीज होगी, और जो रेजिस्टेंस है वो क्या होगा, डिक्रीज होगा। तो इसलिए यहाँ पर नंबर ऑफ फ्री इलेक्ट्रॉन्स एंड होल जो है वो क्या होंगे, इंक्रीज होंगे। अब यहाँ पर ये एक ऑप्शन फर्मी लेवल मूव्स टुवर्ड्स द कंडक्शन बैंड, ये गलत हो जाएगा। क्यों? क्योंकि इंट्रिंसिक सेमीकंडक्टर के लिए जो फर्मी लेवल है वो बीच में रहता है, फॉर इंट्रिंसिक सेमीकंडक्टर, फॉर इंट्रिंसिक। तो इंट्रिंसिक सेमीकंडक्टर के लिए जो फर्मी लेवल है वो कहां पे रहता है, मिडिल में रहता है। तो इसलिए आंसर इसका क्या आ जाएगा, सी आ जाएगा। नेक्स्ट, गिवन बिलो आर टू स्टेटमेंट्स, वन लेबल्ड एज असर्शन एंड अदर एज रीजन। असर्शन में दिया है माइकलसन इंटरफेरोमीटर वर्क्स ऑन द प्रिंसिपल ऑफ इंटरफेरेंस बाय डिवीजन ऑफ एम्पलीट्यूड, बिल्कुल सही लिखा है। जो माइकलसन इंटरफेरोमीटर है ये डिवीजन ऑफ एम्पलीट्यूड का एग्जांपल होता है। दूसरा है बीम of light is splitted into two perpendicular paths using a half silvered mirror and then reflected each back from a mirror। ये इसकी वर्किंग प्रिंसिपल होती है, दोनों ही सही लिखे हुए। तो यहां पर ए और बी जो है दोनों ही करेक्ट आंसर है। नेक्स्ट है विच लॉजिक गेट प्रोड्यूसेस एन आउटपुट दैट इज इनवर्स ऑफ इट्स इनपुट। तो अगर मैं एक नॉट गेट लगाता हूं, नॉट गेट लगाता हूं और मैं इसको कुछ इनपुट देता हूं, तो यहां इसका आउटपुट क्या आएगा, ए इनवर्स। यानी कि अगर मैंने 1 इनपुट दिया तो आउटपुट आएगा 0, अगर मैंने 0 इनपुट दिया तो आउटपुट आएगा 1। और ये किस में आता है, नॉट गेट में आता है। तो सही आंसर हमारे पास क्या आएगा, नॉट गेट ही आ जाएगा। नेक्स्ट है व्हाट डज किरचॉफ्स लॉ जंक्शन रूल। तो जंक्शन रूल जो होता है, जंक्शन रूल, जंक्शन रूल कहता है कि एल्जेब्रिक समेशन ऑफ करंट, एल्जेब्रिक समेशन ऑफ करंट एट एनी जंक्शन इज इक्वल्स टू 0। तो टोटल करंट जो है जंक्शन पे क्या होती है, 0। इसका दूसरा रूल होता है किरचॉफ वोल्टेज लॉ, जो कि एनर्जी कंजर्वेशन के ऊपर बेस्ड होता है, जिसमें जो नेट वोल्टेज है उसको क्या करा जाता है, 0 करा जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है द डायरेक्शन ऑफ वेक्टर प्रोडक्ट ऑफ टू वेक्टर्स। मान लो आपके पास दो वेक्टर है ए और एक वेक्टर है बी, तो इसकी जो डायरेक्शन है वो कैसे आएगी। लेट सपोज एक वेक्टर है ए और एक वेक्टर है ये बी, तो ये ए हो गया और ये बी हो गया, तो इसकी डायरेक्शन कैसे जाएगी, परपेंडिकुलर टू द प्लेन। ये घुमा दो, तो इसकी जो डायरेक्शन है ईटा कैप, ये क्या आएगी, परपेंडिकुलर टू प्लेन। और राइट हैंड स्क्रू रूल से हम निकालेंगे, राइट हैंड स्क्रू रूल, राइट हैंड स्क्रू रूल, और कहां जाएगी, परपेंडिकुलर टू प्लेन। जिस प्लेन के अंदर वो दोनों वेक्टर्स है उसके परपेंडिकुलर चली जाएगी। नेक्स्ट है अकॉर्डिंग टू स्टोक्स लॉ द विस्कस ड्रैग फोर्स ऑन अ स्मॉल स्फीयर। तो विस्कस फोर्स जो होता है स्टोक्स लॉ के अकॉर्डिंग उसकी वैल्यू होती है 6 पाई ईटा आर वी, ये वैल्यू होती। तो यहां से जो फोर्स है वो प्रोपोर्शनल हो गया रेडियस के, और फोर्स जो है प्रोपोर्शनल हो गया वेलोसिटी के। तो बोथ रेडियस एंड वेलोसिटी, तो आंसर हमारे पास क्या आएगा, डी आएगा। ये क्वेश्चन मैंने आपको कराया था ऑसिलेशन वाला, जो वन शॉट लिया था उसमें कराया था कि यदि हम अर्थ के सेंटर से एक होल पास करा दें, ड्रिल कर दें होल, तो उसका जो टाइम पीरियड है वो कितना आता है, वो आता है 2 पाई अंडर रूट आर बाय जी। जिन लोगों ने देखा होगा डेफिनेटली वो क्वेश्चन करके आएगा। नेक्स्ट द फेज वेलोसिटी ऑफ वेव। फेज वेलोसिटी वाला आपको वेव के जो वन शॉट है उसमें मैंने कराया था। तो फेज वेलोसिटी वीपी बराबर होता है ओमेगा अपॉन के, और ये हमेशा क्या रहती है, कांस्टेंट रहती है। तो सही आंसर हमारे पास क्या आएगा, सी आएगा। नेक्स्ट है द क्वांटिटी यू प्लस वी पीवी। यू प्लस पीवी जो है उसको हम लिखते हैं एंथैल्पी। एंथैल्पी मतलब होता है टोटल हीट कंटेंट। एंथैल्पी जो है उसका मीनिंग होता है टोटल हीट कंटेंट ऑफ द सिस्टम, टोटल हीट कंटेंट। तो आंसर हमारे पास क्या आ जाएगा, सी आ जाएगा। विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉन कंजर्वेशन इन नेचर। ये क्वेश्चन मेरा प्रैक्टिस सीरीज में कराया हुआ है, ये वाला फ्रिक्शनल फोर्स है ना, वर्क पावर एनर्जी का एक लेक्चर लिया था मैंने, उसमें मैंने कराया हुआ है। तो फ्रिक्शनल फोर्स हमारे पास आंसर आएगा, नॉन कंजर्वेटिव पूछा है। नेक्स्ट रीड द फॉलोइंग स्टेटमेंट अबाउट इंटरफेरेंस एंड डायफ्रैक्शन फ्रिंजेस इन एंड चूज द करेक्ट ऑप्शन फ्रॉम द कोड गिवन बिलो।
यहाँ हमें इंटरफेरेंस और डायफ्रैक्शन फ्रिंजेस के लिए गलत और सही चुनना है। पहला है इन इंटरफेरेंस ऑल ब्राइट फ्रिंजेस आर ऑफ द सेम इंटेंसिटी बट इन डायफ्रैक्शन इंटेंसिटी डिक्रीजेस विद द इंक्रीज इन द ऑर्डर ऑफ द मैक्सिमा। देखो सबसे ज़्यादा किसकी होती है, सबसे ज़्यादा जो इंटेंसिटी आती है वो सेंट्रल मैक्सिमा की आती है। उसके बाद जैसे आप फर्स्ट मैक्सिमा सेकेंडरी मैक्सिमा पे जाते हो तो इंटेंसिटी डिक्रीज होने लग जाती है डायफ्रैक्शन के अंदर, जबकि इंटरफेरेंस में ऐसा नहीं होता। तो पहला जो ऑप्शन है वो सही लिखा हुआ है। फिर दूसरा लिखा हुआ है फ्रिंजेस ऑफ मिनिमम इंटेंसिटी आर परफेक्टली डार्क इन बोथ केसेस, ये गलत है। यदि मैं इंटरफेरेंस की बात करूं तो इंटरफेरेंस में जो जो हमारे फ्रिंजेस फ्रिंजेस है वो परफेक्टली डार्क होगी जब दोनों का एम्पलीट्यूड क्या हो जाएगा, सेम। यानी कि आई मिनिमम जो होता है वो बराबर होता है √I1 माइनस √I2 का होल स्क्वायर। यदि वो दोनों इक्वल हो गई तो आई मिनिमम की वैल्यू क्या हो जाएगी, 0। दैट मीन्स कि वो परफेक्टली डार्क हो जाएगी। और जो डायफ्रैक्शन है, डायफ्रैक्शन में इंटेंसिटी डिक्रीज होती है सेकेंडरी मैक्सिमा के बाद, फर्स्ट प्रिंसिपल मैक्सिमा सेकेंडरी मैक्सिमा। तो हमारे पास जो आंसर है वो क्या, सेकंड वाला जो है वो गलत है। फिर तीसरा है इंटरफेरेंस फ्रिंजेस मे और मे नॉट बी द सेम विड्थ बट डायफ्रैक्शन फ्रिंजेस आर नेवर ऑफ द सेम विड्थ। सही। अब इंटरफेरेंस फ्रिंजेस जो है उनकी विड्थ सेम भी हो सकती है और नहीं भी हो सकती। जैसे कि अगर मैं बात करूं यंग्स डबल स्लिट एक्सपेरिमेंट में, तो वहां पर तो फ्रिंज विड्थ जो है वो सेम होगी, इक्वल विड्थ की होगी। पर जब हम बात करेंगे किसके लिए, जब हम बात करेंगे वेज शेप फिल्म की, तो वेज शेप फिल्म के लिए जो इंटरफेरेंस फ्रिंजेस है वो अनइक्वल विड्थ की होती है। पर हम डायफ्रैक्शन फ्रिंजेस के लिए बात करेंगे तो वहां पर जो फ्रिंजेस है वो कभी भी सेम विड्थ की नहीं होंगी। तो हमारे पास यहाँ पर जो आंसर है वो क्या आएगा, बी आएगा, है ना। कौन सा आंसर आ जाएगा, बी आ जाएगा। नेक्स्ट, गिवन बिलो आर टू स्टेटमेंट्स, वन इज लेबल्ड एज असर्शन, और असर्शन रीजनिंग का क्वेश्चन है। पहला लिखा है हैवी न्यूक्लियाई द स्टेबिलिटी कर्व बैंड्स इन द डायरेक्शन ऑफ n ग्रेटर देन z। हैवी न्यूक्लियाई के लिए जो स्टेबिलिटी कर्व है वो किस डायरेक्शन में बैंड होगा, तो वो बैंड होगा किस डायरेक्शन में, जहां पर n ग्रेटर देन z है। देखो जब हैवी न्यूक्लियाई होंगे तो जो कूलम फोर्स है वो क्या होगा, बढ़ेगा। और कूलम फोर्स इंक्रीज होगा तो जो रिपल्शन है वो क्या होगा, इंक्रीज होगा। और रिपल्शन जो है वो क्या होगा, इंक्रीज होगा। इसलिए जेड जो है उसको कम करना है। तो जेड को डिक्रीज करने के लिए हमें क्या बढ़ाना पड़ेगा, जेड को डिक्रीज करने के लिए हमें इंक्रीज करना पड़ेगा किसको, न्यूट्रॉन्स को। तो न्यूट्रॉन्स को इंक्रीज करना पड़ेगा तो जो स्टेबिलिटी कर्व है वो ऐसे ऊपर की तरफ चलेगा, है ना। तो हमारे पास असर्शन भी सही लिखा है, रीजन भी सही लिखा है। तो सही आंसर क्या आ जाएगा, बी आ जाएगा। नेक्स्ट है, इन केस ऑफ मोनोक्रोमेटिक इलेक्ट्रोमैग्नेटिक प्लेन वेव्स इन वैक्यूम द इलेक्ट्रिक एनर्जी डेंसिटी यूई, इसकी वैल्यू हम लिखते हैं हाफ एप्सिलॉन नॉट ई स्क्वायर, और यू बी की वैल्यू हम लिखते हैं बी स्क्वायर अपॉन 2 म्यू नॉट। एक रिलेशन होता है हमारे पास ई इक्वल्स टू सी बी। तो अगर मैं ये वैल्यू यहाँ डाल दूँ या फिर यहाँ डाल दूँ तो हमारे पास क्या आएगा, यू ई इक्वल्स टू क्या आ जाएगा, यू बी आ जाएगा। तो सही आंसर क्या आ जाएगा, डी आ जाएगा। नेक्स्ट है, इन अ कॉमन बेस कॉन्फ़िगरेशन करंट एम्प्लीफिकेशन फैक्टर इज 0.9। इफ द एमिटर करंट इज 1 मिली एम्पियर डिटरमाइन द वैल्यू ऑफ बेस करंट। अल्फा की जो वैल्यू है वो 0.9 दी है। अल्फा किसके बराबर होगा, आई सी अपॉन आई ई। आई ई जो है उसकी वैल्यू हमें दी है 1 मिली एम्पियर, तो ये हो जाएगा 0.9 इंटू आई ई, और यहां से ये कितना हो जाएगा, 0.9 मिली एम्पियर आई सी की वैल्यू। अब आई ई जो है वो कितना होता है, वो होता है आई सी प्लस आई बी। तो हमें क्या पूछा है, बेस करंट। तो बेस करंट जो है वो कितना हो जाएगा, आई ई माइनस आई सी। तो यहां से आंसर कितना आ जाएगा, 0.1 मिली एम्पियर। तो सही ऑप्शन अपने पास क्या हो जाएगा, बी हो जाएगा। नेक्स्ट है द एम्पलीट्यूड ऑफ डैम्ड हार्मोनिक ऑसिलेशन। तो डैम्ड हार्मोनिक ऑसिलेशन का जो एम्पलीट्यूड है उसकी वैल्यू होती है ए इक्वल्स टू ए नॉट ई पावर माइनस बी टी अपॉन 2m। तो ये एक्सपोनेंशियली क्या कर रहा है, डिक्रीज कर रहा है। तो ये कर रहा है एक्सपोनेंशियली डिक्रीज, एक्सपोनेंशियली डिक्रीज। तो आंसर हमारे पास क्या आ जाएगा, सी आ जाएगा। नेक्स्ट है, फॉर द स्टेट 4d5/2 व्हाट आर द वैल्यूज ऑफ एल एस जे। देखो 4d5/2 इसको स्पेक्ट्रोस्कोपिक टर्म से कंपेयर करो, 2s+1 LJ, इससे कंपेयर करो। तो यहाँ j की वैल्यू तो 5/2 हो गई, 2s+1 जो है वो 4 के बराबर हो गया, तो 2s जो है वो 3 के बराबर हो जाएगा।
2s जो है वो 3 के बराबर हो जाएगा और s की जो वैल्यू है वो 3/2 हो जाएगी। और d दिया हुआ है d, तो d l जो हो जाएगा 2 हो जाएगा किसके लिए, d के लिए। तो आंसर अपने पास क्या आ जाएगा, b आ जाएगा। नेक्स्ट है विच ऑफ द फॉलोइंग इज इनवेरिएंट अंडर लॉरेंस ट्रांसफॉर्मेशन। तो स्पेस टाइम इंटरवल की अगर मैं बात करूं तो ये लिखा जाता है एस स्क्वायर इक्वल्स टू सी स्क्वायर टी स्क्वायर माइनस एक्स स्क्वायर माइनस वाई स्क्वायर माइनस जेड स्क्वायर। तो ये इनवेरिएंट रहता है, तो हमारे पास जो आंसर है वो क्या आ जाएगा, डी आ जाएगा। नेक्स्ट है अ वेव हैज लेंथ 20 लैम्बडा, द कोहेरेंस टाइम का जो फॉर्मूला होता है वो होता है एल अपॉन सी। एल जो है उसकी वैल्यू हमें चाहिए, कितनी है, वो है 600 nm। और सी जो लाइट की स्पीड हो गई, तो यहां से 20 लैम्बडा दिया हुआ है, तो 20 लैम्बडा अपॉन सी, तो टाउ 20 और लैम्बडा, लैम्बडा की वैल्यू हो गई 600 nm, मतलब 10⁻⁹। और ये हो गया कितना, 3 × 10⁸। तो यहां से सिंप्लीफाई करो तो ये 2 ये गया, तो ये बचा 5, तो 9 और 5 14, तो 6 दूनी 12/3। और ये हो गया 10⁻⁻14, तो ये हो गया 3 चौक 12। तो आंसर आ जाएगा 4 × 10⁻⁻14। तो आंसर क्या आ जाएगा, डी आ जाएगा। नेक्स्ट है अवलांच ब्रेकडाउन इन सेमीकंडक्टर डायोड अकर्स व्हेन। अवलांच ब्रेकडाउन कब होगा, जब रिवर्स ब्रेकडाउन जो है, रिवर्स बायस जो है वो एक सर्टेन वैल्यू को एक्सीड कर जाएगा। नेक्स्ट है द चेंज इन एंट्रोपी। चेंज इन एंट्रोपी का जो फॉर्मूला होता है वो होता है डेल क्यू अपॉन टी, डेल क्यू अपॉन टी। तो हमारे पास जो आंसर है वो क्या आ जाएगा, बी आ जाएगा। बहुत ही सिंपल क्वेश्चन था। एडिशन ऑफ ट्राइवेलेंट इम्प्योरिटी। ट्राइवेलेंट इम्प्योरिटी होती कौन कौन सी है, तो ट्राइवेलेंट इम्प्योरिटी होती है जैसे बोरोन हो गया, एल्यूमिनियम हो गया और इंडियम हो गया, है ना। तो ये ट्राइवेलेंट इम्प्योरिटी, गैलियम हो गया, ये ट्राइवेलेंट इम्प्योरिटी, इनको एक्सेप्टर इम्प्योरिटी भी कहा जाता है, इनको एक्सेप्टर इम्प्योरिटी भी कहा जाता है, एक्सेप्टर इम्प्योरिटी। तो इनको एक्सेप्टर इम्प्योरिटी भी कहा जाता है। तो ये इम्प्योरिटी जब बढ़ेगी तो पी टाइप जो है वो हमारे पास सेमीकंडक्टर बनेगा, यानी कि होल्स बढ़ेंगे। तो आंसर हमारे पास क्या आएगा, ए आएगा। नेक्स्ट है इफ द मीडियम ऑन बोथ साइड्स ऑफ द लेंस इज द सेम देन नोडल पॉइंट कोइंसाइड विद प्रिंसिपल पॉइंट्स। नोडल पॉइंट्स किसके साथ कोइंसाइड करेंगे, प्रिंसिपल पॉइंट्स के साथ कोइंसाइड करेंगे। नेक्स्ट है द वर्क डन बाय द ऑल फोर्सेस एक्सटर्नल एंड इंटरनल ऑन अ सिस्टम इक्वल्स टू। तो वर्क एनर्जी थ्योरम आप लोगों ने एक पढ़ी है, वर्क एनर्जी थ्योरम। तो ये वर्क एनर्जी थ्योरम कहती है कि नेट वर्क डन डेल्टा डब्ल्यू इक्वल्स टू होता है चेंज इन काइनेटिक एनर्जी। तो आंसर हमारे पास क्या आएगा, सी आएगा। फिर अगला लिखा है मैग्नेटिक मोनोपोल्स आर इंक्लूडेड इन इलेक्ट्रोमैग्नेटिज्म। तो मैक्सवेल इक्वेशन विच रिमेन अनचेंज्ड। देखो ये जो इक्वेशन है डेल्टा बी इक्वल्स टू 0, ये इक्वेशन हमें ये बताती है कि जो मैग्नेटिक मोनोपोल है वो एग्जिस्ट नहीं करते। मैग्नेटिक मोनोपोल डज नॉट एग्जिस्ट, मैग्नेटिक मोनोपोल डज नॉट एग्जिस्ट, ये इक्वेशन हमें ये बताती है। ठीक है, ये इक्वेशन क्या बताती है कि मैग्नेटिक मोनोपोल डज नॉट एग्जिस्ट। और यदि हम ये कहें कि मैग्नेटिक मोनोपोल्स आर इंक्लूडेड इन इलेक्ट्रोमैग्नेटिज्म, यदि मैग्नेटिक मोनोपोल्स जो हैं उनको इंक्लूड कर लिया जाए तो कौन सी इक्वेशन जो है वो चेंज नहीं होगी, कौन सी नहीं होगी, ये जो डाइवर्जेंस ऑफ ई है इक्वल्स टू रो अपॉन एप्सिलॉन नॉट, ये वाली जो इक्वेशन है चेंज नहीं होगी। ठीक है, क्योंकि अगर ये कह रही है कि मैग्नेटिक मोनोपोल डज नॉट एग्जिस्ट, तो अगर मैग्नेटिक मोनोपोल एग्जिस्ट कर रहे हैं तो उस केस में तो फिर ये इक्वेशन में चेंज आएगा। तो ये वाली इक्वेशन जो है ये इसके अंदर कोई भी चेंज नहीं आएगा। नेक्स्ट है कार्नोट इंजन वर्क्स बिटवीन 0 डिग्री सेंटीग्रेड एंड 100 डिग्री सेंटीग्रेड। एफिशिएंसी बतानी है, तो एफिशिएंसी होती है 1 - TC अपॉन TH। TC 0 डिग्री सेंटीग्रेड, 0 डिग्री सेंटीग्रेड को केल्विन में बदलो 273, और 100 डिग्री सेंटीग्रेड को केल्विन में बदलोगे 373। आंसर आएगा 26.8%। तो आंसर क्या आ जाएगा, बी आ जाएगा। नेक्स्ट है द रीड द फॉलोइंग स्टेटमेंट्स एंड चूज द करेक्ट ऑप्शन फ्रॉम द कोड गिवन बिलो। देर आर 6 कार्डिनियल पॉइंट्स इन अ कोएक्सियल। बिल्कुल सही बात है, 6 कार्डिनियल पॉइंट्स होते हैं।
द लोकेशन ऑफ प्रिंसिपल प्लेन इज करेक्टराइज्ड बाय गिवन ऑप्टिकल सिस्टम, सही है। द डिस्टेंस बिटवीन टू प्रिंसिपल पॉइंट्स इज ट्वाइस, ऐसा कोई रिलेशन तो है नहीं, तो तीसरा गलत हो गया। द नोडल पॉइंट कोइंसाइड विद द प्रिंसिपल पॉइंट इफ द रिफ्रैक्टिव इंडेक्स, ये अभी क्वेश्चन कराई था हमने, तो ये सही लिखा हुआ है। वही क्वेश्चन को यहाँ स्टेटमेंट बना के लिख दिया। तो पहला, दूसरा और चौथा सही है। तो पहला, दूसरा और चौथा सही है, फर्स्ट, सेकंड एंड फोर्थ। तो आंसर हमारे पास क्या आ जाएगा? डी आ जाएगा। नेक्स्ट, द मैग्नेटिक मोमेंट, ये बोर्स मैग्नेटॉन का फॉर्मूला पूछा है, आंसर डी आ जाएगा। कंस्ट्रक्टिव इंटरफेरेंस में फेज डिफरेंस 0 डिग्री होगा, है ना? कितना होगा? 0 डिग्री। इफ द नंबर ऑफ रूलिंग ऑन डायफ्रैक्शन ग्रेटिंग, तो हमारे पास जो एरिया है वो कितना हो जाएगा? n इंटू ए, और जो इंटेंसिटी है वो प्रोपोर्शनल होती है एरिया के स्क्वायर के, तो यहाँ से इंटेंसिटी प्रोपोर्शनल हो जाएगी n स्क्वायर के। तो आंसर हमारे पास कितना आ जाएगा? n स्क्वायर। नेक्स्ट है, कैलकुलेट द वेवलेंथ सेपरेशन बिटवीन द अनमॉडिफाइड लाइन ऑफ वेवलेंथ 6000 आर्मस्ट्रॉन्ग एंड द मॉडिफाइड लाइन्स व्हेन अ मैग्नेटिक इंडक्शन ऑफ 1 वेबर पर मीटर स्क्वायर इज अप्लाइड टू जेमान इफेक्ट। तो हमारे पास फॉर्मूला होता है डेल्टा लैम्बडा इक्वल्स टू ई बी लैम्बडा स्क्वायर अपॉन 4 पाई एम सी, ये फॉर्मूला होता है। तो ई की वैल्यू 1.6 इंटू 10 पावर -19, मैग्नेटिक फील्ड जो है वो है 1, उसके बाद लैम्बडा की जो वैल्यू है 6 इंटू 10 पावर -7, इसका स्क्वायर करेंगे। उसके बाद 4 पाई एम सी, 4 इंटू 3.14 एम, मास ऑफ इलेक्ट्रॉन, तो ये कितना हो जाएगा? ये हो जाएगा 9.1 इंटू 10 पावर -31, और सी मतलब 3 इंटू 10 पावर 8। तो यहाँ से इसको जब हम सॉल्व करेंगे तो आंसर हमारे पास आएगा 0.168 आर्मस्ट्रॉन्ग। तो आंसर अपने पास क्या हो जाएगा? बी हो जाएगा, है ना? एक बार क्रॉस चेक कर लेना भाई कैलकुलेशन को। द कोरियोलिस फोर्स जो होता है उसकी वैल्यू होती है -2m v क्रॉस ए। तो ये मूविंग इन रोटेटिंग रेफरेंस फ्रेम। रिपल फैक्टर जो है, रिपल फैक्टर का फॉर्मूला होता है ये होता है IRMS अपॉन IDC स्क्वायर -1। हाफ वेव के लिए होती है वैल्यू 1.21। तो आंसर हमारे पास क्या आ जाएगा? ए आ जाएगा। नेक्स्ट है, व्हेन अ मास इज रोटेटिंग इन अ प्लेन अबाउट अ फिक्स पॉइंट इट्स एंगुलर मोमेंटम इज, तो L इक्वल्स टू R क्रॉस P, परपेंडिकुलर टू प्लेन जाएगा। तो आंसर अपने पास क्या आ जाएगा? डी। हीलियम नियॉन लेजर में रेशो ऑफ हीलियम और नियॉन का जो रेशो है वो 10:1 के आसपास आता है। तो आंसर अपने पास क्या आ जाएगा? डी आ जाएगा। द करेक्ट स्टेटमेंट ऑफ हाइजेनबर्ग अनसर्टेनिटी प्रिंसिपल फॉर एनर्जी एंड टाइम, तो डेल्टा ई डेल्टा टी ग्रेटर देन इक्वल्स टू h कट अपॉन 2। तो आंसर अपने पास क्या आएगा? बी आएगा। तो करेक्ट स्टेटमेंट पूछा है, तो करेक्ट स्टेटमेंट क्या आ जाएगा? बी आ जाएगा। नेक्स्ट है, व्हाट डिस्टिंग्विश एन इंट्रिंसिक सेमीकंडक्टर फ्रॉम एन एक्सट्रिंसिक सेमीकंडक्टर। इंट्रिंसिक मतलब प्योर, एक्सट्रिंसिक मतलब उसमें इंप्योरिटी ऐड कर दी, तो आंसर अपने पास क्या आ जाएगा? बी आ जाएगा। नेक्स्ट, द प्रिंसिपल ऑफ साइक्लोट्रॉन। प्रिंसिपल ऑफ साइक्लोट्रॉन जो बेस होता है मैग्नेटिक रेजोनेंस एक्सेलरेशन, किसके ऊपर बेस्ड होता है? मैग्नेटिक एक्सेलरेशन, रेजोनेंस एक्सेलरेशन। बी, इंटरेक्शन बिटवीन नाइबरिंग डायपोल्स इज नेग्लिजिबल इन द केस ऑफ, ये किसके केस में वीक हो जाते हैं? ये हो जाते हैं डाई मैग्नेटिक मटेरियल। बी आंसर आएगा। फॉर लॉन्गर वेवलेंथ प्लैंक रेडिएशन, लॉन्गर वेवलेंथ के लिए प्लैंक रेडिएशन जो है वो रिड्यूस होकर रेल्स जीन्स लॉ बन जाता है। कौन सा बन जाता है? रेल्स जीन्स लॉ, जिसमें जो फॉर्मूला हमारे पास बन जाता है वो बन जाता है 8 पाई और अपॉन लैम्बडा पावर 4। तो लॉन्गर के लिए कौन सा आ जाएगा? रेल्स जीन्स लॉ। एज द फ्रिक्वेंसी ऑफ अल्टरनेटिंग करंट इंक्रीज द इंपीडेंस ऑफ LR सर्किट, तो LR सर्किट का जो इंपीडेंस होता है वो लिखा जाता है R स्क्वायर और ओमेगा L का होल स्क्वायर। ओमेगा जो है वो बराबर होता है 2 पाई f। तो अगर फ्रिक्वेंसी इंक्रीज होगी तो Z जो है उसकी वैल्यू क्या होगी? इंक्रीज होगी। तो ये लगातार क्या करेगा? इंक्रीज करेगा। फिर अगला है, ब्लॉक ऑफ मेटल मास 5 kg इज एक्टेड अपॉन बाय 2 फोर्स। तो यहां से नेट फोर्स निकाल लो। नेट फोर्स की वैल्यू 5 और 3 8, 8 आई, फिर 6 में से 2 गया 4 प्लस 4j, फिर 3 और 2 5। इसका मैग्नीट्यूड निकाल लो, 8 का स्क्वायर 64, 4 का स्क्वायर 16, 5 का स्क्वायर 25। तो ये कितना हो जाएगा? ये हो जाएगा 105। तो ये हो जाएगा 105 जो कि
लगभग 10 के आसपास आ जाएगा। तो ए बराबर होगा एफ अपॉन एम। तो यहाँ से 10 के आसपास आएगा, 10 के आसपास एग्जैक्ट वैल्यू निकाल लो आप। और एम की वैल्यू कितनी है 5, तो ये 2 तो नहीं आएगा, तो 2 से ज़्यादा आएगा क्योंकि 10 के आसपास आएगा। तो 2 तो आप काट देना, 2 के आसपास मतलब 2.05 आंसर होगा इसका। व्हाट इज द सेंट्रल ब्राइट रीजन इन अ डाइफ्रैक्शन पैटर्न? सेंट्रल ब्राइट रीजन को हम सेंट्रल मैक्सिमा बोलते हैं। नेक्स्ट है विच ऑफ द फॉलोइंग प्रोसेस डज नॉट? तो आइसोथर्मल एक्सपेंशन होता है, कंप्रेशन होता है, एडियाबैटिक एक्सपेंशन होता है, आइसोथर्मल कंप्रेशन भी होता है और एडियाबैटिक कंप्रेशन होता है। आइसोकोरिक हीटिंग नहीं होती। तो गलत आंसर अपने पास कौन सा आ गया? ए आ गया। तो सही आंसर हमारे पास मतलब जो सही पूछा है हमें ए आएगा। स्टीफन बोल्ट्जमैन लॉ, ए आंसर आ जाएगा। फिर यहाँ पूछा है एस इज एनी क्लोज सरफेस एनक्लोजिंग अ वॉल्यूम। तो ये हमें दिया हुआ ये वाला। तो आर स्क्वायर जो है उसकी वैल्यू है एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर प्लस जेड स्क्वायर। इसका करना है हमें डेल आर स्क्वायर, यानी कि इसका हम क्या कर रहे हैं? ग्रेडियंट कर रहे हैं। इसका ग्रेडियंट करेंगे तो ये बन जाएगा 2x i कैप, ये बन जाएगा 2y j कैप और ये बन जाएगा 2z k कैप। अब यहां पर हम लगाएंगे गाउस डाइवर्जेंस थ्योरम। गाउस डाइवर्जेंस थ्योरम, तो गाउस डाइवर्जेंस थ्योरम जब हम यूज करेंगे तो उससे क्या बनेगा? उससे बनेगा कि डेल आर स्क्वायर डी एस, इसको हम किसके फॉर्म में लिख सकते हैं? इसको हम डाइवर्जेंस के फॉर्म में लिख सकते हैं। डाइवर्जेंस ऑफ डेल आर स्क्वायर और ये हो जाएगा डीवी। तो इसका डाइवर्जेंस निकाल लो। तो डाइवर्जेंस ऑफ डेल आर स्क्वायर, तो इसका डाइवर्जेंस करोगे तो ये बनेगा 2 + 2 + 2 यानी कि 6। और अब यहां से आपको 6 डीवी करना है। तो 6 डीवी कितना हो जाएगा? 6v। तो आंसर हमारे पास क्या आ जाएगा? ए आ जाएगा। नेक्स्ट, if the plane of polarization is turned through 13.2 degree then the specific rotation of sugar will be। तो रोटेशन जो है अल्फा इक्वल्स टू थीटा अपॉन एल सी। अब यहां से आपको क्या क्या दिया हुआ है? सी की वैल्यू दी हुई है। सी की वैल्यू कितनी दी हुई है? 10%। 10% का मतलब हो गया 0.1। उसके बाद और क्या वैल्यू दी हुई है हमें? यहां पर दूसरी जो वैल्यू हमारे पास है वो लेंथ है। लेंथ कितनी दी हुई है? 20 सेंटीमीटर। तो 20 सेंटीमीटर को आप चेंज कर लो एमएम में, तो ये हो जाएगा 2। और उसके बाद थीटा की जो वैल्यू है 13.2 डिग्री दी है, तो इसको रेडियन में बदल लो। 13.2 को आप रेडियन में बदलो, नहीं डिग्री में आंसर निकाल लोगे ना, 13.2 रहने दो। तो अल्फा इक्वल्स टू 13.2 2 अपॉन 2 और इंटू 0.1। सॉल्व करोगे तो ये आंसर जो आएगा 13.2 डिवाइड बाय 2 डिवाइड बाय 0.1, तो 66 आंसर आएगा। तो आंसर आ जाएगा 66। नेक्स्ट, a cylindrical bar magnet is rotated about its axis as shown in figure. A wire is connected from the axis and is made to touch the cylindrical surface through a contact. Then देखो जब ये अपने एक्सिस के अबाउट घूमेगा ऐसे, तो इसमें मैग्नेटिक फील्ड में कोई चेंज होगा नहीं, और मैग्नेटिक फील्ड में कोई चेंज नहीं होगा तो फ्लक्स में भी कोई चेंज नहीं होगा। तो नो करंट फ्लो थ्रू द अमीटर, तो कोई भी करंट फ्लो नहीं होगी क्योंकि फ्लक्स में कोई चेंज नहीं आएगा। फ्लक्स में कोई चेंज नहीं आएगा तो इसका मतलब जो इंड्यूस करंट है वो कितनी रहेगी? 0 रहेगी। कंटिन्यूअस स्पेक्ट्रम ऑफ एक्सरे, ब्रेन स्ट्रालूम जिसको बोलते हैं, तो उसको इनवर्स फोटो इलेक्ट्रिक इफेक्ट भी बोलता है। द एनर्जी बैंड मैक्सिमम किस में होगा? वो होगा इंसुलेटर के अंदर। विच ऑफ द फॉलोइंग कंडीशन टिपिकली लीड्स टू पॉजिटिव जूल थॉमसन? तो जूल थॉमसन जो कॉफिशिएंट है वो होता है डेल्टा टी अपॉन डेल्टा पी और एंथैल्पी कांस्टेंट। जब कूलिंग होती है यानी कि एक्सपेंशन होता है, तो उस केस में जो टेम्परेचर है वो लो हो जाता है और प्रेशर जो है वो क्या होता है? हाई होता है। तो पॉजिटिव हमें जूल थॉमसन कॉफिशिएंट मिलता है वहां पर। नेक्स्ट है डबल कॉन्वेक्स लेंस। डबल कॉन्वेक्स लेंस की फोकल लेंथ बतानी है हमें, तो μ-1 और ये हो गया 1/r1 और -1/r2। तो इसके लिए r1 की वैल्यू होती है r और r2 की वैल्यू होती है -r। तो ये हो जाएगा 1.5 -1 और ये हो जाएगा इंटू 2/r। तो 1.5 - 1 ये कितना हो जाएगा? 0.5। तो 0.5 को 2 से मल्टीप्लाई करेंगे तो ये आ जाएगा 1। तो यहां से ये बचेगा 1/r। तो F इक्वल्स टू आ जाएगा R। हमारे पास जो आंसर है वो क्या आ जाएगा? C आ जाएगा। फ्लो प्रोफाइल, तो ये इसका वेलोसिटी का फॉर्मूला होता है V max 1 - r² अपॉन कैपिटल R²।
तो ये जो प्रोफाइल है कैसी बनती है, पैराबोलिक बनती है। तो यहाँ क्या आंसर आएगा, पैराबोला, डी ऑप्शन आ जाएगा। फिर नेक्स्ट में पूछा है इन एन एम्पलीट्यूड मॉड्यूलेशन, मॉड्यूलेशन का जो फॉर्मूला होता है, मॉड्यूलेशन कांस्टेंट म्यू या एम, ये होता है ए एम ऑन ए सी, करियर वेव के लिए और मॉड्यूलेटेड सिग्नल के लिए। तो एम जो है 100% यानी कि इसकी वैल्यू 1 है, तो यहाँ से ए एम और ए सी ये दोनों आपस में क्या हो जाएंगे, इक्वल हो जाएंगे। तो इक्वल एम्पलीट्यूड, दोनों के जो एम्पलीट्यूड हैं वो क्या हो जाएंगे, इक्वल हो जाएंगे। नेक्स्ट है द एस्टेब्लिशमेंट ऑफ अ सिचुएशन इन विच नंबर ऑफ एटम्स इन हायर एनर्जी स्टेट इज ग्रेटर देन इन लोअर एनर्जी स्टेट, यानी कि N2 ग्रेटर देन N1, तो इसको हम बोलते हैं पॉपुलेशन इन्वर्जन। इसको क्या बोलते हैं, पॉपुलेशन इन्वर्जन। अगला पूछा है इन यंग्स डबल स्लिट अरेंजमेंट अ सर्टेन सेगमेंट ऑफ स्क्रीन हैज एन आर नंबर ऑफ फ्रिंजेस फॉर द लाइट ऑफ रेड कलर, इफ द रेड लाइट इज रिप्लेस्ड बाय ब्लू लाइट देन द नंबर ऑफ फ्रिंजेस एन बी। देखो बीटा जो है वो बराबर होता है लैम्डा डी अपॉन डी, ठीक। तो ब्लू कलर जो बीटा है वो प्रोपोर्शनल है लैम्डा के, तो लैम्डा जो है वो ज़्यादा होता है रेड लाइट का, किसके कंपैरिजन में, ब्लू लाइट के कंपैरिजन में। तो सीधी सी बात है कि जो ब्लू कलर की जो फ्रिंज विड्थ है वो रेड लाइट के कंपैरिजन में क्या होगी, कम होगी। उसके बाद हमारे पास नंबर ऑफ सेगमेंट्स n बराबर होता है l अपॉन बी, बीटा। तो यहां से n ब्लू, नीटा ब्लू, ये ज़्यादा हो जाएगा रेड के, तो आंसर हमारे पास क्या आ जाएगा, सी आ जाएगा। नेक्स्ट, given below are two statement, one is labeled as assertion। पहला है spinning top process because the gravitational torque changes the direction of the angular momentum, तो पहला सही लिखा हुआ है। दूसरा लिखा हुआ है द gravitational torque and angular momentum vectors are parallel for spinning torque। तो टॉर्क जो है वो तो होता है डी एल अपॉन और डी टी, तो टॉर्क तो यहाँ जीरो रहता है, तो एल जो है वो यहाँ पर क्या हो जाता है, कांस्टेंट। तो डी जो है वो गलत हो गया। अब रीजन, तो हमारे पास जो सही आंसर है वो क्या आ जाएगा, डी आ जाएगा। नेक्स्ट है इन स्टर्न गर्लिच एक्सपेरिमेंट इफ द स्पिन ऑफ इलेक्ट्रॉन इज कंसिडर्ड टू बी 3/2 इंस्टेड ऑफ 1/2 द डिफरेंस इन नंबर ऑफ स्प्लिटिंग ऑब्जर्व्ड इन स्क्रीन वुड बी। तो 2s + 1 इसकी वैल्यू हमें निकालनी है, तो यहां से स्पिन जो है वो 3/2 हो गया, तो ये आ जाएगा 4, तो जो डिफरेंस आएगा वो 4 - 2 कितने का आएगा, 2 का आएगा। तो आंसर अपने पास क्या आ जाएगा, 2 आ जाएगा। विच मटेरियल हैज डोमेन्स ऑफ एटॉमिक मैग्नेटिक डायपोल इवन इन द एब्सेंस ऑफ, तो ये फेरोमैग्नेटिक मटेरियल के लिए होता है, तो आंसर क्या आ जाएगा, बी आ जाएगा। When a nucleus in an atom undergoes a radioactive decay, the electron energy, radioactive decay की जो एनर्जी है वो डिपेंड करती है जेड के ऊपर, तो एनर्जी जो है वो डिपेंड करती है जेड के ऊपर। तो अल्फा डिके में जो जेड है वो चेंज होता है जेड -2 से, बीटा डिके में जेड जो है वो जेड +1 या जेड -1, और गामा जो डिके है उसमें जेड अनचेंज रहता है। तो आंसर क्या आएगा, चेंज फॉर अल्फा एंड बीटा रेडियो एक्टिव बट नॉट फॉर गामा रेडियो एक्टिव, तो आंसर हमारे पास सी आएगा यहाँ पर। नेक्स्ट है इन बोहर मॉडल ऑफ हाइड्रोजन एटम व्हाट इज द रिलेशनशिप बिटवीन द रेडियस ऑफ एन इलेक्ट्रॉन्स ऑर्बिट एंड इट्स एनर्जी लेवल। तो आर जो है वो बराबर होता है n² अपॉन जेड, है ना, और इंटू 0.529, आर प्रोपोर्शनल हो गया n² के। तो जब लेवल्स बढ़ेंगे तो रेडियस जो है वो क्या करेगी, इंक्रीज करेगी, तो डी आंसर हमारे पास आ जाएगा। नेक्स्ट है द आउटपुट ऑफ नैंड गेट, नैंड गेट का जो आउटपुट है, आउटपुट ए बी का बार, यानी कि ए की वैल्यू 0 है, बी की वैल्यू 0 है, तो आउटपुट आएगा 1। ए की वैल्यू 1 है, बी की वैल्यू 0 है, तो आउटपुट आएगा 1। ए की वैल्यू 0 है, बी की वैल्यू 1 है, तो आउटपुट आएगा 1। ए की वैल्यू 1 है, बी की वैल्यू 1 है, तो आउटपुट आएगा 0। तो हमें पूछा है कि इसका जो आउटपुट है वो 0 कब आएगा, 0 कब आएगा, जब ऑल इनपुट्स क्या होंगे, 1 होंगे, तो आंसर हमारे पास क्या आएगा, सी आ जाएगा। द करेक्ट रिलेशन बिटवीन बी आर एम एस, तो इसका रिलेशन √3 RT अपॉन एम। अनपोलराइज्ड लाइट बीम इज इंसिडेंट एट एन एंगल ऑफ 60 डिग्री ऑन ग्लास सरफेस, तो जो इंसिडेंस एंगल है उसकी वैल्यू 60 डिग्री दी है, तो म्यू इक्वल्स टू होता है 10 IP, तो 10 60 डिग्री √3, तो आंसर √3 कितना होता है, 1.732, तो क्या आंसर आएगा, सी आएगा। When the torque acting on the system is 0, which of the following is constant angular momentum?
2 bullets are fired simultaneously horizontally with different speed from the same place. Which bullet will hit the ground first? H बराबर होता है हाफ जी टी स्क्वायर, तो T बराबर हो जाएगा √2h/g। तो यहाँ ये जो है वेलोसिटी पे डिपेंड ही नहीं कर रहा है, ये डिपेंड कर रहा है हाइट के ऊपर। तो दोनों के लिए हाइट सेम है, तो आंसर हमारे पास दोनों मतलब दोनों साथ पहुंचेंगे। नेक्स्ट है द डायमीटर ऑफ टेलीस्कोप। तो इसका फॉर्मूला होता है डी, ये फॉर्मूला होता है। तो यहाँ इस फॉर्मूला में वैल्यू हम डालेंगे तो 1.22 लैम्बडा की जो वैल्यू है वो 5000 आर्मस्ट्रॉन्ग 10⁻⁻10, और डी जो है उसकी वैल्यू कितनी हो गई 10 डायमीटर पूछा है ना, तो ये पूछा है, और थीटा की वैल्यू 10⁻³ डिग्री दी है, तो इसको आप रेडियन में बदल लो, π/180 है ना। इसको आप रेडियन बदलोगे तो आंसर जो आएगा 0.059 आएगा, 0.059। तो इसमें से कोई नहीं आंसर आएगा डी। द फंक्शन ऑफ मॉडरेटर, तो ये स्लो डाउन करते हैं। फिर हमें पूछा है द टेम्परेचर ऑफ 5 ग्राम, तो Q = होता है mCV डेल्टा T। तो ये हो गया 5 ग्राम, 5 × 10⁻³ और CV जो है उसकी वैल्यू है, ये ग्राम में रखा है तो उसको चेंज मत करो, इसको बाद में कर लेंगे अपन। ये ग्राम में कैलोरी की जो यूनिट है वो है 0.172 और डेल्टा T जो है वो 1 डिग्री सेंटीग्रेड है। तो यहाँ से करेंगे तो ये आएगा हमारे पास 5 × 0.172, तो ये आ गया 0.08 और मल्टीप्लाई कर दो इसको 4.18 से, तो आंसर हमारे पास आएगा 3.59। क्या आंसर आएगा 3.59। तो होपफुली जितने भी क्वेश्चंस मैंने आपको यहाँ पर सॉल्व कराए हैं वो सभी आपको प्रॉपर्ली समझ में आ गए होंगे। सभी का जो सॉल्यूशन है वो ऑथेंटिक बनाने की कोशिश की है। आपके कितने मार्क्स आ रहे हैं, आपको इसमें कौन सा क्वेश्चन गड़बड़ लग रहा है, कमेंट करके जरूर बताएं। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। टिल देन थैंक यू, बाय बाय।